वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो डर गए आसमान से। जय हिंद साथियों, आज है भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस। आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। उस समय भारतीय वायुसेना को ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस समय यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सब्सिडरी यूनिट के तौर पर इसका गठन हुआ था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो रॉयल शब्द इंडियन एयरफोर्स के नाम से हटा दिया गया। उसके बाद से भारतीय वायुसेना को भारतीय वायुसेना ही जाने लगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही जाना जाने लगा। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के कौशल के बारे में, किस प्रकार से भारतीय वायुसेना ने अनेकों बार 1962 से लेकर 1999 तक ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का अपनी मुशायरा दिखाया है, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का नजारा दुनिया को दिखाया, किस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे किए और कैसे डेली रूटीन लाइफ में वर्किंग रहती है इंडियन एयरफोर्स के जवानों की। और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के बारे में भी जानेंगे, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में। जी हां, आज एयरफोर्स डे परेड के दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अनावरण किया है नए ध्वज का, इंडियन एयरफोर्स के नए फ्लैग का। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयरफोर्स ने अपना फ्लैग बदला है, यानी कि ब्रिटिश काल की यादों को पीछे छोड़कर आगे निकले हैं। बहुत ही गौरवान्वित करने वाला यह पल है। मैं आपको बताता हूं कि पहले फ्लैग में क्या परिवर्तन हुआ है। पुराने वाले फ्लैग में ये देखिए एयरफोर्स का इंसिग्निया नहीं था। इस बार जो चेंज हुआ है, यानी कि ऊपर वाला फ्लैग देख रहे हैं, नया फ्लैग है, रिप्लेस कर दिया गया है। आज जब परेड हुई 91st एयरफोर्स डे की 8 अक्टूबर को, तो रिप्लेसमेंट हुई है नए फ्लैग के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं अपना हॉक वाला इंसिग्निया आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूं मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं नभम स्पर्शम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। इस मोटो के साथ भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है और भारतीय बाउंड्रीज की, एयर बाउंड्रीज की सुरक्षा करने में बहुत ही सक्षम है, कैपेबल है। इंडियन एयरफोर्स का एक एक जवान 2400 घंटे 7 दिन 12 महीने देश की सेवा सुरक्षा में जुटा रहता है। आपने देखा किस प्रकार से कहीं भी कोई आपदा आती है या फिर कुछ भी ऐसी घटना घटती है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, वहां पर याद किया जाता है फोर्सेस को। स्पेशली बात करूं, अगर पहाड़ों की बात करें तो ऐसे टेरेन होते हैं, तो वहां पर इंडियन एयरफोर्स को बुलाया जाता है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए। ठीक है, दुविधा में फंसे आम नागरिकों की सुरक्षा करने में रेगुलर लगी रहती है इंडियन एयरफोर्स। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर देखें तो इंडियन एयरफोर्स का कुल मिलाकर मैं बात करूं 1,70,000 के अराउंड पर्सनल है हमारे पास, यानी कि आर्ममैन एयरमैन कुल मिलाकर एयरफोर्स के जितने भी पर्सनल है कुल मिलाकर 1,70,000 है और 1500 के करीब हमारे पास एयरक्राफ्ट है। यह नंबर हमें बनाता है चौथा विश्व का सबसे बड़ा वायुसेना वाला देश, यानी कि 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है हम। हमारे से पहले अगर मैं बात करूं तो यूएस, रशिया और चाइना है। चौथी सबसे बड़ी एयर पावर है भारत। अगर मैं बात करूं जज्बे की, युद्ध कौशल की और डिटर्मिनेशन की, तो माय डियर वो है नंबर 1, क्योंकि हमने आज तक कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जो हमने हारा हो और हमेशा भारत की संप्रभुता और भारत की बॉर्डर्स की, बाउंड्रीज की सुरक्षा करने में सक्षम रही है भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना, तीनों ही यूनिट्स। शुरुआत करते हैं माय डियर सेशन की और आपको बताता हूं कि किस प्रकार से कमांड है। 7 कुल मिलाकर एयरफोर्स की कमांड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैप है और यहां पर उनके सभी के इंसिग्निया आपको दे रखे हैं। वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, आप देख सकते हैं। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। उसके अलावा मेरे प्यारे साथी आप देख सकते हैं मेंटेनेंस कमांड है आपके पास नागपुर में, यानी कि 5 ऑपरेशनल कमांड, 5 फंक्शनल कमांड है हमारी और 2 है ट्रेनिंग और एक आपकी मेंटेनेंस कमांड। साउदर्न एयर कमांड आपको दिख जाएगी तिरुवनंतपुरम में। सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में। यह वही कमांड है जहां पर इस बार आजादी के बाद पहली बार हिंडन एयरफोर्स एयरबेस से हटकर इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड के एरिया में यहां पर एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ है। ये आजादी में पहली बार हुआ है। 2 ऐसी घटनाएं आज हुई हैं जो कि पहली बार हो रही हैं। ईस्टर्न एयर कमांड की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं शिलोंग में है। ट्रेनिंग कमांड आपको बेंगलोर में दिख जाएगी। ये वही एरिया है जहां पर आपकी एयरफोर्स अकेडमी है। इसके बाद माय डियर आपने कुल मिलाकर देखा कि 5 हमारी ऐसी है ऑपरेशनल कमांड है, 5 ऐसी कमांड है जहां से आपके फाइटर पायलट्स उड़ान भरते हैं
और अंजाम देते हैं अपने अलग अलग ऑपरेशंस को। अगर मैं बात करूं माय डियर, आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो किन किन तरीके से आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कैसी कैसी वहां पर कैटेगराइजेशन है, यानी कि ब्रांचेस क्या है हमारी एयरफोर्स की, किस प्रकार से वो ऑपरेशन में लिप्त रहती हैं, किस प्रकार से उनका डेली वर्क रूटीन है। तो ब्रॉड कैटेगरीज जो है हमारी, वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी। यानी कि अगर मैं बात करूं फ्लाइंग ब्रांच की, तो वहां पर फाइटर पायलट्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट आपको मिल जाएंगे। टेक्निकल ब्रांच में मैकेनिकल और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएंगी। और ग्राउंड ड्यूटी में कुल मिलाकर 5 ब्रांचेज हैं इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी। ठीक, एंट्री लेवल की मैं बात करूं तो शुरुआत हो जाती है 10वीं क्लास से ही, यानी कि ग्रुप सी से आपको एंट्री मिल जानी शुरू हो जाती है ग्राउंड ड्यूटी में। अगर मैं बात करूं फ्लाइंग की, तो माय डियर फ्लाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको 11th और 12th में आने का। 11th 12th के बाद माय डियर एग्जाम होता है एयरफोर्स एक्स और वाई का, जिसमें आपको मौका मिलता है टेक्निकल ब्रांच एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो है, अभी जो अग्निवीर के तहत हो रहा है, आप जानते हैं 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम है अग्निवीर का, शुरुआत हो जाएगी 13 अक्टूबर से, ये 16 से 17 अक्टूबर तक चलने वाला है। टेक्निकल ब्रांच में आप यहां से ग्रुप एक्स के एग्जाम से जा सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी में आप जा सकते हैं ग्रुप वाई के एग्जाम से। ठीक है, अगर मैं बात करूं आइडियर फ्लाइंग की, तो फ्लाइंग की शुरुआत होती है एनडीए एग्जाम से। 11वीं 12वीं कंप्लीट करने के बाद मेरे प्यारे साथी, 12वीं में जब आप होते हैं एग्जाम दे सकते हैं एनडीए का। एनडीए में आपको मिलती है परमानेंट कमीशन फ्लाइंग ब्रांच में। एनडीए के बाद बारी आती है एफकैट एग्जाम की, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, बहुचर्चित एग्जाम एयरफोर्स में जाने के लिए एफकैट के थ्रू आप तीनों ही ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फ्लाइंग हो, टेक्निकल हो या फिर आपकी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच हो एयरफोर्स, जहां पर आपको परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी दोनों की ही सुविधा वहां पर मिलती है। इसके बाद बारी आती है फिर से एक बार फ्लाइंग में, अगर आप जाना चाहते हैं तो सीडीएस का एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन आपको मिल सकती है। ठीक है, सीडीएस से आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में ही जा सकते हैं। तो ये थी एंट्री लेवल की बात, कैसी हमारी 3 कैटेगरीज में पूरी एयरफोर्स डिवाइडेड है। अब हम मेरे प्यारे साथी देख लेते हैं कि रैंक स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारी एयरफोर्स में। शुरुआत में करूं नॉन कमीशन रैंक से, यानी कि जो कि नॉन ऑफिशियल रैंक जो होती है इंडियन एयरफोर्स की, एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, यहां पर आकर आपकी खत्म हो जाए। यानी कि ये सारी एयरमैन की रैंक है। शुरुआत हो रही है माय डियर एयरमैन से, बात समझ में आ रही है। उसके बाद माय डियर अगर मैं बोलूं आपके ऑफिसर एंट्रीज की, यानी कि अगर एनडीए के बाद आप जा रहे हैं तो आपकी कौन सी रैंक मिलने वाली, या फिर एफकैट और सीडीएस के बाद जो आप जा रहे हैं, तो शुरुआत होती है फ्लाइंग ऑफिसर से, एफओ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड देन एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल रैंक के अधिकारी ही वायुसेना के चीफ बनते हैं, यानी कि उच्चतम अधिकारी का पद ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम ऑपरेशंस की, यानी कि भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाया गया युद्ध भूमि में कौशल। कुल मिलाकर बड़े ऑपरेशन की मैं बात करूं, 4 कुल मिलाकर बड़े युद्ध में भाग लिया है भारतीय वायुसेना में। सबसे पहली बारी थी 1962 भारत चीन युद्ध। चीनियों ने धोखेबाजी कर अरुणाचल में हमला बोल दिया, घुस गए अरुणाचल में, और भारतीय फौजों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने इलाके को बचाने में बहुत हद तक कामयाब रहे। कुछ हिस्सा में खोना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने काफी अच्छी लड़ाई वहां पर लड़ी। एक फेमस युद्ध वहां पर हुआ, यानी कि आप जानते हो एक फेमस बैटल हुई वहां पर, बैटल ऑफ रिजांगला। मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा आपने, अगर आपने नहीं सुना तो जाकर पढ़ना मेजर शैतान सिंह के बारे में। बैटल ऑफ रिजांगला बहुत ही भयंकर भयावह लड़ाई हुई, जहां पर चुनिंदा एक लिमिटेड यूनिट ने, हमारी बहुत कम संख्या वाले जवानों ने एक बड़ी यूनिट को चीनियों की पहाड़ी पार करने से रोका, और ओवरनाइट ये फाइट हुई। और जब जाकर मतलब इसका पता, यानी कि कितने लोग बचे थे, किस प्रकार से वो चल रहे थे, कुछ व्यक्ति यानी कि कुछ फौजी हमारे वहां से भागकर आ गए थे, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से लड़ाई हुई और हमने वहां पर रोका। तो माय डियर बर्फबारी हो गई थी। जब 1 से 2 महीने बाद बर्फ हटाई गई तो देखा कि जवानों के हाथ सुन पड़े हुए थे, शरीर एकदम ठोस हो गया था, बर्फ में जमे हुए थे, वो शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी उंगली ट्रिगर पर थी। मेरे प्यारे साथियों, यह जज्बा था उन जवानों का। यही जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए, जब भी हम भारतीय फौज ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी की, इंडियन आर्म फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारी कॉमन है। 1962 के युद्ध के बाद बारी आती है 1965 में पाकिस्तान की चाल को नाकाम करना। 1965 में पाकिस्तान ने यह सोचा कि 62 में भारत चीन के युद्ध के बाद से बैकफुट पर है, क्यों ना कश्मीर को कब्जा लिया जाए। इस बार भी वही हुआ जो 1947 में हुआ था। 1947 में एयरफोर्स का रोल नहीं था, 1965 में एयरफोर्स का एक्टिव रोल था। वहां पर आपने देखा होगा फिलोरा नामक पुलिस चौकी की एक फोटो चलती है, जहां पर तिरंगा फहराया हुआ है। लाहौर के बहुत नजदीक तक पहुंच चुके थे, काफी अंदर तक चले गए थे, लेकिन वही युद्ध के बाद होने वाले समझौते, भूमि जितनी कब्जाई हुई जमीन थी हमने वापस करी। इसके बाद मैं बात करूं, युद्ध में हमने काफी बढ़त हासिल करी और काफी कॉन्फिडेंस हमारी आर्म फोर्सेस का पूरी दुनिया में डंका बोला
कि कैसे अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के जवानों ने अपनी जी जान लगा दी। यानी कि भारतीय फौजी ऐसे हैं कि अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। इसके बाद बारी आती है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की। बहुचर्चित विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर, 92,000 के आसपास फौजियों ने सरेंडर किया। एक साथ ये फोटो देख रहे होंगे आप, कैसे इंडियन फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिसर को बिठाकर साइन करवाने के, इधर कर, इधर लिख, ये लिख, साइन सरेंडर। माय डियर, ये वो घड़ी थी जब ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना, यानी कि पाकिस्तान के हुए दो टुकड़े, फिर से कश्मीर कब्जाने के लिए, या फिर मैं बोलूं 1971 में वो जो दौर था, पाकिस्तानियों की चाल एक बार फिर से थी कि परेशान करें, दुविधा में डाले। जितने भी बांग्लादेश में, अभी का जो बांग्लादेश है, वहां पर जो गैर हिंदू बंगाली जो थे, मैं माफ कीजिएगा, जो गैर मुस्लिम बंगाली थे, उन पर अत्याचार होते थे। वहां पर हमारी स्पेशल फोर्सेस की बात करूं, स्पेशल फोर्सेस और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी रॉ है और आईबी, बहुत ही एक्टिव रोल था उनका। ईस्ट पाकिस्तान में जाकर मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की सहायता के साथ वहां पर एक आर्म्ड रिबिलियन क्रिएट करा, और जब भारतीय फौज वहां पर घुसी तो उनकी सहायता मिली। ऑपरेशनल काफी बेनिफिट हमें था, क्योंकि एरिया के पूरी की नॉलेज थी। ठीक है, वहां पर जाने के बाद बहुत ही कम समय में भारतीय फौजों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया गया बांग्लादेश। 1971 का सबसे बड़ा युद्ध। ठीक है, पाकिस्तान एक बार फिर पिटा। 47 में पिटाई हुई, 65 में हुई, और इस बार 71 में पिटाई हुई। लेकिन नहीं मानेंगे, 99 में फिर से एक बारी पाकिस्तान ने कोशिश करी। 1999 इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से। बहुत ही एक्टिव रोल रहा भारतीय वायुसेना के। कुल मिलाकर चारों ऑपरेशन में सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन 99 के ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना का रहा, क्योंकि टेरेन ऐसा था। दुनिया का सबसे मुश्किल हाइट पर लड़े जाने वाला युद्ध कारगिल का युद्ध रहा, जहां पर ऐसा एरिया नहीं था जहां पर युद्ध लड़ा जा सके, क्योंकि जो पहाड़ी थी, जो चट्टाने थी, काफी डीप थी, स्टीप थी, यानी कि बहुत ही गहरा था हिसाब किताब। ऐसा नहीं था, वो एंगल ऐसा नहीं था कि वहां पर चढ़ाई कर सके। लेकिन फिर भी वहां पर भारतीय सैनिकों ने अपने जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तानियों को मारकर वापस भगाया इंडियन एयरफोर्स की मदद से, ऑपरेशन सफेद सागर में। ठीक है, हमने देखा कैसे भारतीय वायुसेना हमेशा से भारतीय थल सेना और जल सेना के साथ मिलकर भारत के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। हमारे 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने लगातार हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे एक ऐसी फोर्स के बारे में जो ही इंडियन एयरफोर्स की ही यूनिट है, यानी कि स्पेशल फोर्स। एयरफोर्स की अपनी खुद की स्पेशल फोर्सेज है, यानी कि गरुड़ कमांडोज। गरुड़ कमांडो मेरे प्यारे साथी, तीनों स्पेशल फोर्सेज में से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को अगर मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रहता है गरुड़ कमांडो का रहता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा, यानी कि डिफेंस बाय ऑफेंस, यानी कि प्रहार से ही सुरक्षा होगी, मार कर ही सुरक्षा की जा सकती है, बात खत्म। गरुड़ कमांडोज। मैं अपनी क्लासेस में गरुड़ कमांडोज के फोटोज, पोस्टर्स लेकर जाता रहता हूं। आपने देखा होगा, बहुचर्चित फोटो है गरुड़ कमांडो का, किस प्रकार से अपने वेपन के साथ फुल्ली प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड हमेशा रहते हैं गरुड़ कमांडोज। गरुड़ कमांडोज युद्ध के दौरान ऐसा बैटिंग पावर प्ले खेलते हैं, बहुत ही जल्दी युद्ध का रुख बदल देते हैं। कमांडोज हमारे ऐसे होते हैं। स्पेशल फोर्सेस स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि बहुत ही कम समय में पिन पॉइंट ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ कमांडोज हाल की मैं बात करूं तो कश्मीर में ऑपरेशनल है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, और यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी गरुड़ कमांडोज हमारे पहुंचे हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे कुछ सीनियर ऑफिसर्स की, यानी कि हाल ही में, अभी मैं बात करूं करंटली हमारे जो एयर चीफ हैं, यानी कि एयरफोर्स के चीफ हैं, वो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। मेरे प्यारे साथियों, एग्जिस्टिंग, आज आपने देखा वी.आर. चौधरी सर ने ही आज हमारे नए फ्लैग का अनावरण किया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरफोर्स डे हिंडन से बाहर मनाया गया, यानी कि प्रयागराज में मनाया गया। अगर मैं बताऊं कि पहले भारतीय कौन थे जो एयरफोर्स चीफ बने, 47 में भारतीय नहीं थे, 47 में एयरफोर्स चीफ भारतीय नहीं थे। यह बात है मेरे प्यारे साथियों, बारी आई है एयरफोर्स चीफ बनने की, जब फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मेरे प्यारे साथी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी सर। सुब्रतो मुखर्जी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर पायलट्स ऑफ हिज टाइम, यानी कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक यूनिट को लीड किया था, फाइटर पायलट यूनिट को लीड किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे साथी मैं बात कर रहा हूं सीनियर मोस्ट ऑफिसर, अब तक के जो हाईएस्ट रैंक को प्राप्त जिन्होंने किया है एयरफोर्स में, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह सर। सर अपने समय के ऐसे धुरंधर फाइटर पायलट थे जिन्होंने अंग्रेजों के समय से ही लगातार, जो यानी कि जो पहली यूनिट बनी थी उसका ये हिस्सा थे,
जो पहली फ्लाइंग यूनिट, जो इंडियन ओनली जो फ्लाइंग, यानी पहले भारतीय फाइटर पायलट जो थे वो इन्हीं के साथ में थे, यानी कि इन्हीं की पूरी टीम थी। अगर मैं बात करूं मुखर्जी सर और इनके साथ में कार्यकाल इस समय करा था, ठीक है। यानी कि सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर रहे हैं वो अर्जन सिंह सर मार्शल रहे हैं भारतीय एयरफोर्स के। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने देखा कैसे भारतीय वायुसेना आपकी 2400 घंटे 7 दिन 12 महीने सुरक्षा में लगी रहती है। अगर कहीं आपदा आती है तो वहां पर भी भारतीय वायुसेना पहुंच जाती है, ह्यूमन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ। अगर किसी दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और वहां पर भारतीय फंसे तो उनको निकालने में, बात करूं मैं सीरिया की, बात करूं मैं लेबनान की, या फिर आईएसआईएस का जब हमला हुआ, या रशिया यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, केवल भारतीय फौजियों को यानी कि भारतीय एयरफोर्स को उतरने का वहां पर था। इंडियन एयरफोर्स कॉमर्शियल पायलट, जितने भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स कॉमर्शियल फ्लाइट्स में जाकर भारतीयों को लेकर आए थे। केवल एयरफोर्स के जवानों में ही, एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स में ही इतना जज्बा, इतना जुनून है कि किसी भी जगह पर अपना प्लेन उतार सकते हैं, कैसी भी युद्ध भूमि हो, वहां से केवल भारतीयों को नहीं, पूरी दुनिया के नागरिकों को बचाने का काम भारतीय फौज करती रही है, इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिकली। इंडियन एयरफोर्स के जवान मार्चिंग दस्ता आपको मोटिवेट करते हुए क्या बोल रहा है? बी प्रिपेयर्ड। आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मोटिवेट करते हुए जा रहे हैं, बोल रहे हैं बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो तो आपको रहना पड़ेगा तैयार। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तभी ये चीज मुमकिन है, तभी ये चीज पॉसिबल है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपको भारतीय वायुसेना ज्वाइन करनी है, अगर आपको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए जो इन फौजियों में है। एक बार फिर से 71वें भारतीय वायुसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के बेहतरीन सेशन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत।